नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं आपसे एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के बारे में। यानी कि अगर आप देखें तो मैंने एक वीडियो बताई थी आपको, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है 2023 का। मतलब इस बार जो है आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाता है, जिसके अंदर आपकी डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि ग्रेड ए और बाकी ग्रेड के लिए पोस्ट रहती है अलग अलग मिनिस्ट्री में, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब रहती है। साथ ही इसके अलावा दो पोस्ट और है, जैसे कि आपका जेएसए जूनियर असिस्टेंट, जेएसए रहता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, और एक और आपका तीसरा एक और रहता है, वो रहता है एलडीसी। तो इन तीनों पोस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, सेम आपको एक ही फॉर्म भरना होता है जो कि सीएचएसएल का होता है, जो कि हर साल इसमें आपको वैकेंसी निकलते हैं, हर साल इसका फॉर्म भरवाया जाता है इस जॉब के लिए। तो इस बार जो है 1600 से भी ज़्यादा यहाँ पर जॉब निकले हैं इस पोस्ट के लिए। यानी कि आप देखें तो यहाँ पर 1600 से भी ज़्यादा लोगों को इस पोस्ट पर जॉब मिलने वाली है। इन दोनों तीनों पोस्टों पर 1600 से ज़्यादा लोगों को मिलेगी। अब देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। हालांकि मैंने नोटिफिकेशन वाली वीडियो में ये बात क्लियर कर दी थी। आप अगर नोटिफिकेशन वाला वीडियो पूरा देखेंगे, आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे अगर डीईओ के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको बोला गया है 12th पास होना चाहिए आपका साइंस स्ट्रीम से मैथ सब्जेक्ट के साथ। यानी कि अगर आप पीसीएम और पीसीएमबी वाले स्टूडेंट रहे हैं 12वीं में, या फिर अभी आप 12वीं कर रहे हैं इन सेम सब्जेक्ट से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जो एलडीसी की पोस्ट है और जो जेएसए की है, इन दोनों पोस्ट के लिए क्या बोला गया है, उन दोनों पोस्ट के लिए बोला गया है आपका सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी है। उसमें कोई स्ट्रीम नहीं बोली गई है। और अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो वो इन दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब मैंने फीस के बारे में भी बताया था, कुछ लोगों को फीस माफ़ है, खासकर कि जितने भी महिलाएं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरेंगे, अप्लाई करेंगे, उनको एक भी रुपया इसके लिए पे नहीं करना है, सिंपल इसके लिए अप्लाई कर देना है। जॉब में मैंने सैलरी की बात करी थी, कहीं कहीं आपको बताया था मैंने कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में बताया था कि कितनी सैलरी रहेगी। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी थी, आप अगर देखेंगे तो वो सारा उस वीडियो में डिस्कस हुआ है। अब मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ, सीएचएसएल का फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको सीएसएससी की वेबसाइट पर आना होगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप आसानी से वहाँ से आके फॉर्म को भर सकते हैं, यानी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास डिटेल्स में लिखा आ रहा है, मेरा नाम लिखा आ गया है, और साथ में एक रजिस्ट्रेशन आईडी लिखी आ गई है, और ये भी लिखा है कि लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने जो एसएससी का अकाउंट है, एसएससी के लॉगिन पर, मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है और उसके बाद मैं अभी लॉगिन हो रखा हूँ वेबसाइट पर। आपको बता देता हूँ, आप एक वीडियो है उसको देखकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। अब मैं इसमें बात करूंगा। आप सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देंगे, और एक पासवर्ड जो आपने बनाया होगा रजिस्ट्रेशन के समय वो डाल के लॉगिन कर लेंगे। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए आपको एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं, जिसका नाम रहेगा एसएससी फेज 11 फॉर्म फिलअप। आप इसी चैनल पे भी उस वीडियो को ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले मैं आऊँगा इधर, ये देखिए यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जब मैं यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे सी एच एस एल का ऑप्शन दिखेगा। सी एच एस एल के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सी एच एस एल का ऑप्शन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि कौन कौन से नए फॉर्म हैं जो अभी भरने के लिए आ रखे हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सी जी एल, तो सी जी एल का फॉर्म तो अब नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी डेट तो क्लोज हो गई है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उसकी डेट 3 मई थी लास्ट, उसके बाद नहीं थी। अब यहाँ पे सी एच एस एल का नया फॉर्म आया है, जो कि आप अगर देखेंगे तो उसका 9 मई से फॉर्म भरना चालू हुआ है, और ये 8 जून तक फॉर्म भरा जाना है। फॉर्म भरने के लिए आपको देखिए ऑफलाइन चलान भी आप, मतलब ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक खासियत रहती है एसएससी के ज़्यादा एग्जाम्स में कि वो ऑफलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। आप जैसे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल पहले से रजिस्ट्रेशन वाली सारी आ जाएंगी, जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ,
मेल जो जेंडर रहेगा। कैटेगरी भी यहाँ पे आ गई है, ऑटोमेटिकली कैटेगरी आई है मेरी, जो मैंने पहले डाली हुई थी रजिस्ट्रेशन के समय, वही सारी डिटेल्स है जो कि यहाँ आ गई हैं। आपको डिटेल्स यहाँ पर क्या डालनी होगी CHSL के लिए, जैसे कि प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कि आपको एग्जाम देने कहाँ जाना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आगरा, प्रयागराज, बरेली और बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इनमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो कि आपके घर के नज़दीक हो, पास हो, जिससे कि आप आसानी से एग्जाम देने जा सकें। या फिर ऐसा सेंटर चुनना है जहाँ पर आपको लगे कि मैं एग्जाम जब जिन दिनों होगा मैं उस समय कहाँ हो सकता हूँ, तो उस हिसाब से भी आप सेंटर चूज कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके एड्रेस पे डिपेंड करे कि आप उस सेंटर को चूज करें, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी सेंटर। तो मैं यहाँ से 3 सेंटर चूज कर लूँगा। मैंने पहला आगरा चूज कर लिया है, और दूसरा मैं यहाँ पे बरेली, और तीसरा मैं यहाँ पे लखनऊ, ये तीनों चूज कर लिया। यानी मैंने तीनों के तीनों सेंटर अगर आप देखें तो ये तीनों यूपी के सेंटर रखे गए हैं, आगरा, बरेली, और मैंने ये तीनों सेंटर यहाँ पे चूज कर लिए हैं। आप ये देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सेंटर तीनों के तीनों चूज कर लिए हैं। 3 सेंटर चूज करने पड़ेंगे आपको। अब ये सेंटर है, एग्जैक्ट वो नहीं है कि कौन से बिल्डिंग, कौन से ऑफिस में या किस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप पेपर देने वाले हैं, वो यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे सिर्फ सेंटर लिखा है, इसी एरिया के अंदर ही वो सेंटर रहेगा जहाँ पर एग्जाम देंगे आप। मीडियम ऑफ, अब देखिए मीडियम आपको चुनना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। आप देखेंगे यहाँ पे तो लैंग्वेजेस आपको अलग अलग मिल रही है। अब कोई कैंडिडेट चाहे तो हिंदी इंग्लिश के अलावा भी यहाँ पे इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में भी वो एग्जाम दे सकता है। अगर कोई कैंडिडेट, जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट मराठी है तो वो मराठी लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकता है। कोई कैंडिडेट उर्दू, मतलब कि पंजाबी है, तो उसको उर्दू आती है सही से तो उर्दू दे सकता है। हालांकि हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, सबको मोस्टली आती है, लेकिन अगर उर्दू उस कैंडिडेट को आती है तो उर्दू चूज करके उर्दू का एग्जाम दे सकता है। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे गुजराती में भी एग्जाम दिया जा सकता है। अब इसके अलावा आप देखेंगे, आप सोचेंगे जैसे कि भाई यहाँ पर तो कम ऑप्शन है, ज़्यादा होने चाहिए। जैसे हम देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होते हैं, तो यहाँ पर उनको रखा गया है जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर होते हैं जिस लैंग्वेज के लिए, उस हिसाब से लैंग्वेज के ऑप्शंस रखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं इंग्लिश में पेपर देना चाहता हूँ तो मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया। वेरीफाई करना होगा आपको मीडियम दोबारा से, तो दोबारा आप वेरीफाई कर देंगे कि कौन सा मीडियम आपने चूज़ करा है। फिर मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक टाइपिंग टेस्ट होता है। आप अगर देखेंगे तो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर को टाइपिंग आनी चाहिए अच्छे से, तो उसके लिए टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग का टेस्ट होता है, तो टाइपिंग आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में कराई जाती है। आप चाहें जिस लैंग्वेज में दे सकते हैं। 2 ही लैंग्वेज होंगी सिर्फ टाइपिंग की, उसके अलावा नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश का चूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपना जो टाइपिंग वाला टेस्ट रहेगा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो इंग्लिश में दूंगा, और साथ में जो पेपर ओवरऑल रहेगा कंप्यूटर वाला MCQ वाला, वो भी मैं इंग्लिश में ही दूंगा। ये मैंने बता दिया है। अब आपसे पूछा है वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट फॉर। अब देखिए आपसे पूछा गया है, जैसे आपको मैंने बताया कि DEO की पोस्ट के लिए जो कि ग्रेड A में था, उसमें आपसे बोला गया था कि आपको साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए 12वीं। अगर आप हैं तो यस कर देंगे, और नहीं है तो आप नो कर देंगे। तो मैं अगर आप नो करेंगे तो सिर्फ आप, इसका मतलब ये है कि आप DEO पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। हालांकि जो बाकी LDC और JSA पोस्ट थी उसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे, क्योंकि आप 12th तो पास हैं, लेकिन आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है, किसी दूसरे स्ट्रीम से हैं। या फिर अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, मैथ्स नहीं ली थी आपने, तो भी आप इस नो वाले ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे, यानी कि बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये इसका पूरा मतलब है क्लियरली। अब इसका मतलब ये है कि आप अगर यस करते हैं तो आप, इसका मतलब एक बार में सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं। आपने जैसे ही यहाँ पे यस करा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप LDC, JSA और DEO तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं यस करने से एक ही बार में। तो इसका मतलब ये है, तो ये क्लियर कर लेना आप। अगर नो करेंगे तो आपका DEO को छोड़ के बाकी पोस्ट रहेगा। अब पूछा गया है वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन। ESM मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, यानी वो लोग जो कि सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेज, जो आपकी आर्म्ड फोर्सेज रहते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ सर्विस देते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, वो यहाँ पर बताएंगे। अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो वो नो कर देंगे। ये क्यों पूछा जाता है, ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो आपको CHSL की टोटल वैकेंसी होती है उसमें से 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए फिक्स रखी जाती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको तभी बतानी है अगर आप करते हो। जैसे मैं यस करूंगा तो मेरे को यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछा जाएगा और मैं बता पाऊंगा, लेकिन अगर मैं नो करूंगा तो मेरे को ये ऑप्शन नहीं बताना होगा। देख लीजिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है। अब पूछा जा रहा है हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन
सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अब देखिए ईएसएम के सर्विस, अगर आप पहले से आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं किसी ना किसी सर्विस में, और उसके जरिए आप कोई ना कोई पहले से ही सिविल पोस्ट के जरिए कोई ना कोई बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपको बताना है। अगर नहीं ले रहे तो नो, नहीं तो यस, ये आपको कर देना है। मेरे को ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने वहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए ही नो कर दिया था। अब यहाँ पे आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं तो बताएंगे। मैंने यहाँ पे नो, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं डिसेबिलिटी में अभी नहीं हूँ। अब देखिए डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन। अब आपको स्क्राइब के लिए, जैसे आपको बताया था मैंने कि फिजिकल लिमिटेशंस है आपको, अगर जिस आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है जिसके कारण आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते, वो आपको बता देना है। तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। इसके आगे बढ़ूंगा मैं। आगे मेरे से पूछा गया है इफ़ स्क्राइब इज अरेंज। अब देखिए यहाँ पर मेरे को, मैंने नो कर दिया है तो यहाँ पे नहीं आएगा। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, मैं एज रिलैक्सेशन कोई नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको मैंने एज में बताया था 18 मिनिमम रखी गई थी, और मैक्सिमम मैंने आपको बता दी थी 27 थी शायद, और उसमें कुछ रिलैक्सेशन के हिसाब से अलग, रिजर्वेशन के हिसाब से और अलग रिलैक्सेशन था। अगर आप जैसे यस करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा इफ़ यस एज रिलैक्सेशन कोड आपको बताना है, जो कि मेरा एक ही रहेगा यू आर कैटेगरी में। अगर वो यू आर कैटेगरी में रहेगा रिलैक्सेशन, जो कि नॉट लेस देन 3 साल से कम नहीं, मतलब 3 साल से ज़्यादा का मेरा सिविल गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मैंने 3 साल कम से कम या उससे ज़्यादा काम कर रखा है, तो मेरे को एज रिलैक्सेशन मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी में। अगर यहाँ पर मैं किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से होता तो मेरे को ऑटोमेटिकली एससी कैटेगरी से 5 ईयर का रिलैक्सेशन या जो भी उन्होंने रखा था वो मिल जाता। तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। हायर में क्या पूछा जाएगा, हायर मतलब अभी आप देख लीजिए यहाँ पर मिनिमम तो 12th क्लास मांगी गई है पास, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। हायर में क्या हो सकता है, आपने मास्टर भी कर लिया हो, पीएचडी भी कर लिया हो, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे बैचलर के ऑप्शन है, मास्टर्स के ऑप्शन है, अदर। अब अदर में क्या है, अदर में भी देख लीजिए यहाँ पे आप अदर भी करते हैं तो अदर में वो सारे कोर्सेज आ जाएंगे जिनका नाम यहाँ पर नहीं है। अब डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब डिटेल्स में मेरे को क्या बताना है, जैसे कि मेरे से बोला गया 12th स्टैंडर्ड, जो मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड डालेंगे, यानी कि 12वीं क्लास। स्टेटस यहाँ पे बता देना है पास और अपियर, अपियरिंग वाला भी अप्लाई कर सकता है और पास्ट वाला भी अप्लाई कर सकता है। अभी जो इस साल अप्लाई करेंगे तो अपियरिंग करेंगे, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी उस बोर्ड को बताना है, जैसे कि मतलब किस बोर्ड से, मतलब आप जैसे कि पासिंग ईयर 2023 हो जाएगा अपीलिंग वालों के लिए। अब उन्हें बताना है कि वो कौन से स्टेट से जो है अपना 12वीं क्लास पास करने वाले हैं। बोर्ड का नाम बताना है, यहाँ पे सीबीएसई रहेगा, आईसीएसई रहेगा, एनआईओएस यानी ओपन वाला रहेगा, और बाकी सारे बोर्ड अदर्स में आ जाएंगे। अदर्स में सारे स्टेट बोर्ड इंक्लूड होंगे। रोल नंबर और परसेंटेज यहाँ पे नहीं मांगा जाने वाला, क्योंकि रिजल्ट अभी वेटिंग में है, मतलब अभी आया नहीं है। डू यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एसेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ। अब देखिए आप चाहते हैं कि आपकी जो सारी डिटेल्स आपने ऊपर डाले हैं पर्सनल, वो यूज़ करी जाए आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बताने के लिए, तो आप येस भी कर सकते हैं, नहीं तो चाहें तो यहाँ पे नो भी करा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। अब यहाँ पे एड्रेस और ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली कहाँ से आई है, ये डिटेल रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल्स है वहाँ से आ गई है, क्योंकि वहाँ पर आप ये सारा डिटेल्स डालते हैं। अब मैं यहाँ पे एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करूंगा, जिनका साइज, अब देखिए आपसे क्या बोला गया है, आपकी फोटोग्राफ जो है वो 9 फरवरी 2023 यानी कि उसके बाद की होनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने की फोटो चल जाती है। अगर आप देखें तो मई 9 में फॉर्म भराया जा रहा है, तो 3 महीने पीछे यानी कि फरवरी 9 से और उसके बाद की फोटो एक्सेप्टेबल होगी। अपलोड सिग्नेचर, अब इसमें सिग्नेचर अपलोड करने को बोला जा रहा है, तो सिग्नेचर में आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जिसका साइज 10 से 20 के भी रखा जाएगा, फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी रखा जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर के अंदर फॉर्मेट और साथ में साइज को रिड्यूस और कैसे उसको इंक्रीज करते हैं और कैसे उसे सेट करते हैं वो बताया हुआ है।
अब देखिए साइन, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ये जो साइन है इसी को अभी मैंने फोटोग्राफ की जगह साइन अपलोड कर दिया आपको समझाने के लिए। आपको भी इसी तरीके से अपलोड करना होगा, देखेंगे आप जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने साइन अपलोड कर दिया है, और यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ की जगह भी एक साइन अपलोड कर दिया है। तो इस तरीके से आपको अपलोड कर देना है साइन और फोटो दोनों। आप अपलोड करने के बाद वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर, आपको यहाँ बता देना है कि जो फोटो है वो 9 फरवरी और उसके बाद की है या नहीं। अगर आप नो करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो क्या बोला गया है कि अपलोडेड अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर। अब देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि फोटो इसके बाद की होनी चाहिए, नो आप नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन ये रहेगा, आपने सारी डिटेल्स जो डाली हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए डाली हैं, एग्जाम्स की जो भी रखी गई हैं, और आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो आपने फोटो दी है वो आप ही की फोटो है और डेट के हिसाब से फोटो रहेगी। तो ये सब आपको बता के आई एग्री कर देना है। और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना होता है। उसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं जैसे यहाँ पे प्रीव्यू करूँगा तो सिग्नेचर इज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, मतलब कि सिग्नेचर करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है ऐसा बोला गया है। तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर को अब देखिए आपके सामने एक प्रीव्यू आ चुका है। आपने सब कुछ भरने के बाद आपको एक पहले बताया जाएगा कि आपने जो भी डिटेल डाली है उसको आप चेक कर लेंगे एक बार। जैसे यहाँ पे सब लिखा आ गया है, ये प्रीव्यू है फॉर्म का, मतलब कि पहले एक व्यू दिया जा रहा है आपको जिससे कि आप चेक कर सकें कि आपकी सारी डिटेल जो आपने डाली है वो सारी करेक्ट है या नहीं। अब इसे चेक करने के बाद क्या होगा, इसे चेक करने के बाद आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट कर देंगे इसके बाद फॉर्म को। अगर आप इसमें एडिट नहीं करते अभी तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अगर अभी एडिट नहीं करेंगे तो बाद में एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अब मैं यहाँ पे क्या बोला गया, एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड। अब आपसे बोला गया है अब आपको पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है। पेमेंट क्यों करनी है मुझे, क्योंकि मैं एक अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे को जो है यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि 100 रुपीज़ रहेगी। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में से किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन करता हूँ, जैसे कि ऑनलाइन का ऑप्शन चूज करके सबमिट करके बटन पर क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है। आप एस बी आई बैंक जो अब देखिए एस बी आई बैंक को आपको ये देख के घबराना नहीं है कि एस बी आई बैंक का ऑप्शन मिल रहा है और किसी बैंक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर है ऐसा कि एस बी आई बैंक ये जो सर्विस दे रहा है वो एस बी आई बैंक दे रहा है। हालांकि आप दूसरे बैंक के अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो एस बी आई नेट बैंकिंग से हो सकती है पेमेंट, और
क्रेडिट कार्ड जो डेबिट कार्ड होते हैं दूसरे बैंकों के, उनसे भी हो सकती है पेमेंट। यूपीआई भी अच्छा ऑप्शन है। मैं यूपीआई को जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो मैं यूपीआई में वीपीआई डिटेल्स को डाल के भी पेमेंट कर सकता हूँ, और चाहूँ तो क्यूआर कोड से भी कर सकता हूँ। मैं क्यूआर कोड का ऑप्शन जैसे सिलेक्ट करूंगा, मेरे पास यहाँ पर एक टाइम आ जाएगा। मेरे को इस टाइम के अंदर अंदर ये पेमेंट कर देनी होगी, क्योंकि इस टाइम के बाद अगर पेमेंट करूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, फिर मेरे को दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही मैं जो है पेमेंट कर पाऊंगा। देखिए ये ट्रांजैक्शन का टाइम है और वो टोटल सक्सेसफुल पेमेंट का टाइम है, तो ये दोनों अलग टाइम है। हालांकि इस तरीके से आपको पेमेंट कर देनी है। अब मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ एक्चुअली, आपको इसी तरीके से पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपके स्क्रीन पर आपको फॉर्म आ जाएगा, पूरा सबमिटेड फॉर्म आएगा, उसका आपको प्रिंट लेके रख लेना है। बस इतना ही आपको करना होगा और कुछ भी नहीं करना है। तो बस इतना आप कर लेंगे तो CHSL 2023 का फॉर्म जो है फिल हो जाएगा अच्छे से। तो यही था आपका जो कि CHSL का फॉर्म कैसे भरना है वो इस वीडियो में बताना था। अब मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।